हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है अभी दौर चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, जिसकी 60,000 भर्ती आई हुई है और हम लोग पूरी मेहनत से उसमें लगे हुए हैं। उसी क्रम में हम आज करेंगे हिंदी का अगला पेपर। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कई बार कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी जो होता है वो एक बेंचमार्क होता है जो आपको सफलता दिलाता है। ठीक है ना। अगर आपने हिंदी में अधिकतम नंबर खींच दिए तो दूसरे सब्जेक्टों में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का लोचा हो जाएगा तो हिंदी उसे बचा लेगा। तो इसी क्रम में हम लोग देखिए प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, 2002 ईस्वी में राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सबसे पहली बात आप याद रखिए, ये कभी कभार जीएस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2002 में राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार दिया गया उनके एक उपन्यास के लिए। किसके लिए दिया गया? उपन्यास के लिए। ठीक है ना। और उस उपन्यास का जो नाम था वो था दो पंक्तियों के बीच। तो हमें ये याद कर लेना है कि दो पंक्तियों के बीच उपन्यास के लिए राजेश जोशी जी को क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होता है वो खटाक से नोट कर लेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा और बार बार लगातार इसे पढ़ेगा, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन तैयार होगा। क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखो मेरे बेटा, इसमें भले बिहान और निशांत आपको ना पता हो, लेकिन ये सबको पता है कि भोर सुबह का पर्यायवाची होता है, प्रातः काल का होता है। कहते नहीं भोर भई जागो, ठीक है ना, सुबह हो गई। भोर का मतलब क्या है? सुबह हो गई। तो भोर, बिहान और निशांत ये सब किसके पर्यायवाची है? प्रभात। सुबह का मतलब होता है प्रभात। ये सब किसके पर्यायवाची है? प्रभात के पर्यायवाची है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं देना हमें, इनमें बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है, समय बहुत कम बचा हम लोगों के पास। प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बेटा, याद रखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय और एक प्रत्यय होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के पीछे लगते हैं, ठीक है। तदित प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के पीछे लगते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, कृत प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो कृदंत कहते हैं। हमारा आंसर जो है वो सी सही हो गया। आप लोग गौर फरमा रहे हो? रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग का चढ़ रहा है पारा, समझ रहे हो? आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो केवल ये मत सोचना कि ये ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दिन रात आप घर छोड़ के यहाँ पे रुके हो हमारे पास मेहनत करने के लिए। तो रात के बज गए 11, हम लोगों का चढ़ गया पारा। क्या के लिए? भर्ती लेने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? देखो मेरे बच्चे याद रखो, अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये आज भी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर इसमें क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, एक शब्द होता है उसके दूसरे दूसरे नाम होते हैं। जैसे मैंने कहा घोड़ा, तो घोड़े को क्या कह सकते हैं? घोड़े को हम लोग कह सकते हैं घोटक, ठीक है ना। अश्व कह सकते हैं, तुरंग कह सकते हैं, हाय कह सकते हैं, बाजी कह सकते हैं। ये सब घोड़े के क्या है? दूसरे दूसरे नाम है। लेकिन अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि एक शब्द जब कई चीजों के लिए प्रयोग होने लगे। जैसे हमने कहा कि अंश, समझ रहे मेरी बात को? तो अंश रोशनी के लिए प्रयोग होगा, ठीक है ना, छोटे से टुकड़े के लिए भी प्रयोग होगा। तो ये शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब जैसे इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। तो देखो, अंक, चिन्ह, भाग्य, मतलब ये पूछ रहा है अंक के लिए हम किस किस शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, चिन्ह को भी अंक कहा जाता है और भाग्य को भी अंक कहा जा सकता है। कोट, ठीक है ना,
तो कोट, किले को कोट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कोट एक हम लोग पहनते हैं तो एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बलि, देखो उपहार को बलि कहते हैं, बिल्कुल सही है। और कर जो हम लोग देते हैं उसे भी बलि कहते हैं। सर, श्रद्धेय और तालाब, देखो बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर मतलब हमारे टीचर, तो ये श्रद्धेय सही हो जाएगा। अरे भैया आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, अंग्रेजी का सर नहीं होगा, ये हिंदी का ही कोई सर है। तो अगर यहाँ पर बाढ़ होता तो सही हो जाता, लेकिन श्रद्धेय सर का मतलब नहीं होता है। सर का तालाब तो होता है लेकिन श्रद्धेय नहीं होता है। इस हिसाब से हमें गलत वाला बताना है, तो गलत वाला यही है, हमारा आंसर हो गया डी सही। गॉट इट। अगला देखिए, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। देखो बेटा, वाच्य हमेशा आपसे 3 प्रकार के पूछेंगे। पहला वाच्य आपसे पूछेगा, मैं अभी करा देता हूं आपको, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। दूसरा पूछेगा कर्मवाच्य, और तीसरा पूछेगा भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कैसे पता चलेगा कर्ता प्रधान होता है? यहां पे कोई भी चीज अगर की जा रही है तो वो ऐसे की जा रही होगी, मैंने चित्र बनाया, मोहन ने आम खाया। समझ मेरी बात को? मतलब कर्ता किसी भी काम को करने का पूरा श्रेय अपने ऊपर ले रहा होगा। ठीक है ना? मैं आगरा गया। ठीक है, कर्मवाच्य, इसकी एक विशेषता है, ट्रिक के रूप में आप भी इसे समझ सकते हो, से अथवा द्वारा लग जाता है। मोहन द्वारा आम खाया गया, समझ गए? मेरे द्वारा चित्र बनाया गया, मुझसे गीत गाया गया। भाववाच्य में क्या होता है? भाव प्रदान होता है, यहां पे भाव दिखाया जाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। यही सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है। और आप देखो, आपसे भी जो पूछा है, यहां पढ़ा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य, मतलब जब भाव प्रधान हो जाए, क्या प्रधान हो जाए? भाव प्रधान हो जाए, तो ये भाववाच्य होगा। और आपका आंसर जो है वो बी सही है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे नाचा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये आपके लिए है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है नहीं? तो ये क्या है? भाववाच्य। समझ गए आप इस बात को? तो यहां पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अगला देखो, ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? हमें पता है ब्याल माने सांप होता है, उरग माने सांप होता है, पन्नग माने भी सांप होता है। तो आंसर हो गया हमारा डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? देखो ये अनेकार्थक शब्द है, मतलब अमृत किस किस के लिए प्रयोग हो सकता है। अमृत की अगर पर्यायवाची पूछे जाते तो सुधा, पीयूष, अमीय, है ना, ये सब हो जाते। लेकिन अभी पूछा जा रहा अमृत के अनेकार्थक शब्द। समझ रहे मेरी बात को? तो देखो, स्वर्ण के लिए अमृत शब्द प्रयोग होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आप आज नोट कर लो। स्वर्ण को भी अमृत कहते हैं, पारे को भी अमृत कहते हैं। रात के बज गए 11, हमारा तुम्हारा चल रहा पारा, तो ऐसे याद कर लो, पारे को भी क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। दूध को भी अमृत कहते हैं, बिल्कुल सही है। मोती को अमृत नहीं कहते, यानी हमसे नहीं वाला ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया मोती। गॉट इट? गॉट इट? वेरी गुड। ऐसा आवाज आनी चाहिए कमांडो की तरीके से। मान लो कि अभी भर्ती हो गए हो, समझे? निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। अभी देखो, अपन को 4 वाक्य दे रखे हैं, 4 वाक्य में से अपन को सही 1 होगा, गलत 3 होंगे। ठीक है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, देखो ऐसे नहीं होता, अनेकों नाम ऐसे नहीं कहते। ठीक है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही सही है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ये तो बिल्कुल गलत है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा वाक्य सही है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। गॉट इट? पीछे बोलो मत। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी, खाली स्थान नाम श्याम है, तो हमें सबको पता है उसका नाम, समझ गए? जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम, ये तो मूर्ख भी आदमी बता देगा। जिसका नाम श्याम है, क्या ये सही लग रहा है?
इसका नाम श्याम है, क्या ये सही लग रहा? किसका नाम, मतलब ऐसे हम पढ़ेंगे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है किसका नाम श्याम है, ऐसे पढ़ेंगे? ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम, हमारा आंसर क्या हो गया? बी। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। खूब आप लोग पढ़ चुके धुआंधार। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे मान लो खेलना क्रिया है तो ये क्या है इसका धातु क्या हो जाएगा? खेल। ठीक है। नाचना क्रिया है तो क्या हो जाएगा? नाच धातु जाएगा। एक मैं ट्रिक भी बता देता हूं, किसी भी वाक्य का अगर धातु रूप, किसी भी क्रिया का अगर धातु रूप निकालना है तो आप तू लगाकर आज्ञार्थक वाक्य बना दीजिए। जैसे पढ़ना का आपको धातु रूप लगाना है तो पढ़ना में तू लगाकर आज्ञार्थक, आज्ञा देते हुए एक वाक्य बना दीजिए, तू पढ़। तो निकल के आ गया तू पढ़। तो पढ़ना का धातु क्या है? पढ़। नाचना का तू नाच, तो नाच आ गया। खेलना का तू खेल, खेल आ गया। खाना का तू खा, तो खा आ गया। तू के साथ आज्ञार्थक वाक्य बना दो तो जो आएगा वो धातु रूप ही निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो आंसर, भाई ऐसा पेपर आ गया ना तुम लोग तो उड़ा के आ जाओगे, मुझे पता है। हिंदी में एक नंबर नहीं कटेगा तुम लोगों का, इतनी घनघोर तैयारी तुम लोगों ने कर रखी है। ठीक है ना? और ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है जो मैं करा रहा हूं आपको, यही लेवल रहता है पेपर का। मोक्ष प्राप्त शब्द, अब देखो कल ही हम लोग समास पढ़ रहे थे। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो बताओ, रुक जाओ, ऐसा मत बोला करो यार, यूट्यूब क्लास में डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना? मोक्ष प्राप्त क्या बनेगा? मोक्ष को, गॉट इट? समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अच्छा जरा बताओ, तत्पुरुष का भी कौन सा प्रकार होगा? कर्म तत्पुरुष। बिल्कुल सही, मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा पेपर आएगा उड़ा दोगे तुम लोग। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो को मिलती है। मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष को प्राप्त। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? जरा बताओ, किसी को पता है? देखिए, सुरेंद्र वर्मा साहब बहुत बढ़िया आदमी थे। इन्होंने एक काव्य लिखा, मुझे चांद चाहिए, और इसी रचना के लिए इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है। ठीक है ना? समझ गए? हाँ, तो याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? सुरेंद्र वर्मा जी को मिला। कब मिला? 1996 में मिला। किसके लिए मिला? मुझे चांद चाहिए। हो सकता है इस बार आपकी परीक्षा में ये पूछ ले, मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? तो हमें ऐसे भी याद रखना है, सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। कोई दिक्कत? या हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले कि 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो सुरेंद्र वर्मा जी को मिला। जो भेदा ना जा सके अभेद्य होता है। अभेद्य, जो भेदा ना जा सके। सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिमान, लोह पुरुष, लोहे का पुरुष। अभेद्य, जो भेदा ना जा सके। दुर्भेद्य, मुश्किल से भेदा जा सके। दुर्भेद्य क्या होता है? मुश्किल से। भेदा तो जा सकता है लेकिन मुश्किल से। अभी इसी में हो जाता सुभेद्य, तो आसानी से भेदा जा सके। अभेद्य, भेदा ही नहीं जा सकता। गॉट इट? तो अभेद्य कहते ना, अभेद्य किला है, इस किले को भेदना मुश्किल है। तो जो भेदा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य होगा। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है, बताओ भाई, सबको पता है? अंडज। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। गॉट इट? अब मेरे तो पक्षी देखेंगे, बोले बात तो सही है, पक्षी का भी जन्म अंडे से ही होता है? अंडाणु भी गलत होगा, अंडज सही हो जाए। अंत्यज सही है। और बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ है उसके लिए शब्द होता है अंत्यज। गॉट इट? और जिसका जन्म अंडे से हुआ है, जिसका जन्म पसीने से हुआ है, स्वेदज। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानीन।
क्या होता है? कानीन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानीन। गॉट इट? अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। देखो, अमृतलाल नागर बड़े धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे, नाम भी देखो इनका लग रहा है अमृतलाल नागर, है ना, धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे। तो इन्होंने तुलसीदास का मानसिक विकास के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मानस का हंस, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास का मानसिक विकास। समझ गए आप मेरी बात को? ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी है। तो ये तो ऑप्शन भी नहीं देखो तब भी तुम बता दोगे। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है। बालू खराब होता है, कभी सुना है? सूरत खराब, क्या सूरत खराब कर सकते हैं? नहीं। हाँ, ये भी हो जाएगा, दिमाग खराब। लेकिन सुनो, मिट्टी और दिमाग दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप देखो क्या है, कर दी है, खराब कर रखी है। दिमाग खराब कर रखी है नहीं होगा, फिर होगा। अगर यहाँ पे होता ऑप्शन आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों का खालिस्तान खराब कर रखा है, तब होता हमारा आंसर दिमाग। लेकिन वो क्या कह रहा है, कर रखी है, तो हमारा आंसर 100% क्या होगा? मिट्टी होगा। कोई दिक्कत कमांडो? कोई दिक्कत? ऐसे कमांडो बोलो तभी बोलते तुम लोग भी। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। साहब हुआ क्या? महाभारत का युद्ध था, तो श्री कृष्ण जो थे वो रथ लेकर पहुंचे। अर्जुन जो थे रथ पर खड़े हुए थे, और अर्जुन ने सामने देखा कि पितामह गुरु द्रोण, मेरे भाई, ये इन सबसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन क्या हुए, अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया और अर्जुन रथ पर बैठ गए और बोले, केशव अब मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। उस समय श्री कृष्ण ने समझाया कि हंते को हनिए, हानि दोष मत गिनिए। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उस व्यक्ति को दंड दो, इसमें कोई हानि और दोष का प्रश्न नहीं है। और तुम अगर आज इनके ऊपर प्रहार नहीं करोगे तो थोड़ी ही देर में ये लोग तुम्हें, तुम्हारे भाई और परिवार के सहित खत्म कर देंगे। और बहुत बड़ा भगवान ने उन्हें प्रवचन दिया, है ना, गीता का ज्ञान दिया। और उतने ज्ञान को सुनकर इतना क्रोध उनके अंदर उत्पन्न हुआ कि अर्जुन ने एकदम कहा, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, सब सील अपना त्याग कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, और करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। जब श्री कृष्ण ने उन्हें मोटिवेट किया तो इतना ज्यादा उनको क्रोध आया कि उन्होंने धनुष बाण लेकर प्रतिज्ञा कर दी कि अब मेरे एक एक बाण पर शत्रु के प्राणों के नाम लिखे होंगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो क्रोध दिखाई दे रहा है इसमें, और जहां क्रोध दिखाई देता हुआ कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? रौद्र होता है ना। जब जनक जी ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है? लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंदुकेव ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमि डारऊं टोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि मोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बांकुरो पिनाक पुराना। इतना बड़ा लेक्चर दे दिया कि जनक जी क्या बात कर रहे हो तुम? इस धनुष की बात कर रहे हो? अगर भगवान मुझे थोड़ा सा इशारा भी कर दें और भगवान का मुझे थोड़ा सा भी आशीर्वाद, मेरे बड़े भैया का थोड़ा भी आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठा दूंगा मैं। क्या बात कर दी तुम, धनुष की बात कर रहे हो? कंदुकेव ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा दूंगा। और क्या करूंगा? काचे घट जिमि डारूं टोरी, और कच्चे घड़े के समान तोड़ डालूंगा, इसे फोड़ डालूंगा। सकऊं मेरु मूलक जिमि मोरी, और सुमेर पर्वत को तो ऐसे मरोड़ दूंगा जैसे मूली को बच्चे मरोड़ देते हैं। और ये भी क्या
तब प्रताप महिमा भगवान। बड़े भैया की तरफ देख रहे हैं, कह रहे लेकिन ये सब होगा आपके आशीर्वाद से ही। को बांकुरो पिनाक पुराना, पिनाक माने धनुष, क्या आप पुराने धनुष की बात कर रहे हो? नाथ जान अस आयस होई, भगवान आपका अगर आशीर्वाद होए, कौतुक करूं बिलो की सोई, ऐसा खेल करके दिखाऊंगा कि आदमी देखता रह जाए। क्या करूंगा? कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, धनुष पर जो चाप चढ़ाऊंगा, कैसे चढ़ाऊंगा? कमल के नाल की तरह, और जो जन सत प्रमाण ले दाऊं, 700 किलोमीटर लेके भाग जाऊंगा। और भाई जनक जी ने जब सुना, पसीना देखे एकदम, बोले छोटा तो बहुत ही तेज है? और गुरु जी ने एकदम फिर देखा कि मामला बिगड़ जाएगा भाई। लक्ष्मण जी ने अगर धोखे से भी चढ़ा दी प्रत्यंचा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो भगवान जो गुरुदेव थे उन्होंने भगवान जी को आशीर्वाद दिया। क्या कहा? उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठिए और इस धनुष का भंजन कीजिए और जनक के सारे कष्टों को समाप्त कीजिए। तो साहित्य में बड़ा मजा है, और यही साहित्य जब परीक्षा में पूछा जाता है तो तुम लोगों की ट्यूबलाइट जल जाती है एकदम। अरे क्यों? हम पढ़े ही नहीं कभी साहित्य को। साहित्य पढ़ना पड़ेगा भाई। तो ये कौन सा रस हो गया? रौद्र रस हो गया। हाँ भाई, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। गलत वाला पहचानना अपन को। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। बिल्कुल सही। देखो, अघोष होते हैं पहला और दूसरा, और सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। ये होते हैं क्या? सघोष। सही है, ये तो पहला सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। ये भी सही है। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। समस्त स्वर घोष ध्वनि होते हैं। ये भी सही है। जितने भी स्वर होते हैं वो सब घोष होते हैं। गॉट इट? हाँ। फिर बचा एक, यही गलत है। अब चूंकि हमें आंसर असत्य वाला ही देना है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। समझिए मेरी बात को। चलिए, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? देखो, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। यहां पे एक और हो जाएगा, तुलसी से कृत। कृत माने उतना निर्मित या बनाया गया। तो देखो, तुलसी द्वारा आ गया ना, कर्ता ने कर्म को करण से अथवा द्वारा, तो ये करण कारक है यहां पे। और ये तत्पुरुष समास है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तत्पुरुष समास का भी करण तत्पुरुष है ना? तो यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? द्वारा हो जाएगा। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? देखो, जब भी तत्कालीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस समय मेरे बाबा जी नौकरी करते थे, तत्कालीन एसडीएम फलाने सिंह थे, मतलब उस समय के एसडीएम फलाने सिंह। समझिए मेरी बात को। जिस समय अकबर शासन कर, जिस समय मीराबाई गीत गाया करती थी, तत्कालीन सम्राट अकबर हुआ करता था। ऐसे समझिए मेरी बात को। तत्कालीन का मतलब होता है उसी समय। तत्कालीन का मतलब क्या होता है? उसी समय। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्कालीन हो जाएगा। गॉट इट बेटा? ठीक है। अगला देखिए, चैन की बंसी बजना। आहा भैया, मेरी एक बार नौकरी लग जाए फिर तो चैन की बंसी बजाऊंगा। मतलब क्या करूंगा? सुख से रहूंगा, आराम से रहूंगा, मौज से रहूंगा। चैन की बंसी बजाना। गॉट इट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? देखिए, जो बहुत बोलता हो वाचाल, ये तो यार सही है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, ये भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो वो होता है अनुकरणीय। क्या होता है? अनुकरणीय। और इसमें क्या लिखा है? विश्वसनीय। तो यही गलत है। अब अपन को आंसर तो गलत वाला ही बताना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। गॉट इट? बहुत बार क्या होता है, हम नहीं देखते और सीधा अच्छा ठीक है, जो बहुत बोलता है बात चल सही है भैया, हो गया, सही हो गया। ऐसे नहीं करना। धैर्य से पूरे प्रश्न को पढ़ना है। लोग भूल गए हैं
पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम बताइए। देखिए ये बहुत अच्छा है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रघुवीर सहाय को। किसे मिला? रघुवीर सहाय को मिला। और कब मिला? वर्ष 1984 में 1984 में मिला। किसे? रघुवीर सहाय को। किस पर? लोग भूल गए हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ये याद करने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ? देखो याद रखना, जैनेन्द्र कुमार जो थे, इन्होंने एक साहित्य लिखा था मुक्तिबोध। इस मुक्तिबोध के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस बात को आप याद रखें। भगवती चरण वर्मा को भूले विसरे के लिए, भूले विसरे के लिए मिला था। मन्नू भंडारी का नहीं पता। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए। तो इस हिसाब से बचे कौन? मंडू भंडारी। तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि ये पूछा गया किसे नहीं मिला, तो मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। बाकी जैनेन्द्र कुमार को भी मिला है, भगवती चरण वर्मा को भी मिला है, अमृतलाल नागर को भी मिला है। अब लाला एक बात याद रखना, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, मुक्तिबोध किसकी रचना है? ठीक है ना, भूले विसरे किसकी रचना है, अमृत और विष किसकी रचना है? तो ये आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर याद करें, स्क्रीनशॉट ले लें, 2-2 3-3 बार इन्हें सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ लेते रहें। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? जब तुम्हारी पीठ पर चाबुक पड़ेगा ना, तो कुछ निराला ही मजा आएगा तुम्हें। कैसा मजा आएगा? डंडे से तुम रोज पिटते हो, जिस दिन तुम चाबुक से पिटोगे उस दिन मजा निराला ही होगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये मत बोलना सर यूट्यूब पे बेइज्जती मत करो। हाँ, तो निराला चाबुक कैसा पड़ेगा? निराला मजा आएगा। तो आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही है, गारंटी है, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा तुरंत। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भैया देव बाबू हैं। ये याद करना पड़ेगा आपको, हमने भी अपने जीवन में याद किए थे, अभी तक चल रहे। केवल एक बार याद करना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज है जीवन में केवल एक बार याद करनी पड़ेगी, जिंदगी में चलेगी। एक बार विलोम याद कर लो, पूरी जिंदगी जितने ही पेपर दोगे काम आएगी। एक बार पर्यायवाची याद कर लो, पूरी जिंदगी जितने ही पेपर दोगे पर्यायवाची काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि लेखपाल के लिए अमृत के पर्यायवाची बदल जाते हो, दरोगा के लिए और बदल जाते हो, आरओ के लिए और बदल जाते हो, पीसीएस के लिए और बदल जाते हो। ऐसा नहीं, सब में रहते तो वही है। तो वही है, बस एक बार जिस दिन आपने याद कर लिए, ये देखो हमने कितने पहले याद किए थे, आज भी याद है। समझे मेरी बात को? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, ये तो यार सही है। अनुप्रास में समान व्यंजन की आवृत्ति होती है। तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाय समान व्यंजन है। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता समान व्यंजन है। श्लेष एक शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ, ये भी सही है। श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारह उजियारा करे बड़े अंधेरो होई। ठीक है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? श्लेष के एग्जाम्पल हैं। चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, श्लेष है। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, मैंने बिल्कुल सही बताया, जहां कल्पना शब्द लग जाए वहां उत्प्रेक्षा ही होता है। समझ गए मेरी बात को? कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, है ना, मानो आ गया, है ना। हाँ, संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट हो। देखो बहुत से बच्चों को ये सही लगेगा, लेकिन ये इसने क्या कर दिया? गलत कर दिया। क्या कर दिया? उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट कर दिया, जबकि सही क्या होता है? उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट होता है। यहाँ पे देख रहे हो कितना स्लाइट लेफ्ट। कभी चलते हो ना उससे गूगल मैप से, तो कहते स्लाइट लेफ्ट, और हम क्या करते? पूरी स्टीयरिंग काट देते एकदम गर 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 गर। पेपर में आएगा पेन गिर गया, जी पेन गिरे तो पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? पूरा घुमा देते हैं और फिर कहते हैं यार रास्ता भूल गए। स्लाइट मतलब थोड़ा सा अंतर दिखाई भी ना पड़े। तो देखो यहां पे क्या होना चाहिए? संदेह जहां
उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट हो, तो ये गलत है और हमें गलत वाला ही उत्तर बताना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा में भैरव ने रोज किया स्नान, ऐसे याद किया था हमने, गंगा में भैरव ने रोज किया स्नान, तो कौन सा हो गया? अब आपको भी याद हो गया होगा। चीजों को ना आनंद से पढ़ोगे। अब एक आदमी उन्होंने सुबह सुबह बैठे एकदम मुंह धो के और गंगा मैया उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्ता, गंगा मैया उपन्यास भैरव, ऐसा नहीं हो रहा याद। आप ट्रिक से गंगा मैया में रोज किया स्नान किसने? भैरव ने, तो हो गया। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, ये तो सही नहीं लग रहा मुझे। वह धीमे स्वर में बोला, बोले, हाँ ये भी गलत है। वह धीमे स्वर में बोला, ये सही है। वे धीमी स्वर में बोला, वे, अच्छा ये भी गलत है, तो सी वाला सही है। गॉट इट? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और, अच्छा इसके आगे ना कुछ निशान दिए गए होंगे, वो भैया जो टाइपिंग वाला है वो लगाना भूल गया। चलो मैं सबके बता ही देता हूं। ये पूर्ण विराम है ना, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है सीधा सीधा ऐसे, अल्प विराम होता है कॉमा, योजक चिन्ह होता है ये वाला, और उद्धरण चिन्ह होता है जो हम किसी चीज को लिखते हैं ना जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा, हाँ वो उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसमें से कोई एक गलत बताया गया होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? पूर्ण विराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है, योजक चिन्ह ये होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? बताओ जरा सोच के। अल्प विराम सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखना। हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग, लिखते समय सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा? अल्प। गॉट इट? सांप सजूनर की गति होना, तो मतलब असमंजस में पड़ जाना, परेशानी में पड़ जाना। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, असमंजस में पड़ जाना। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक की व्यंजन, देखो पांचवा व्यंजन जो होता है वो नासिक की व्यंजन होता है, जैसे का, ख, ग, घ, ङ, तो ये पांचवा नासिक है। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, थ, ध, न। तो कौन सा है? जो भी पांचवा होता है वो नासिक होता है। गॉट इट? लो भाई, श्योर एंड सर्टेन जो आपके 3-4 नंबर है वो यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है ना? तो आप पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूं। ठीक है? आप मन में पढ़ो, मैं तेज तेज पढ़ रहा हूं, मेरे साथ ही पढ़ो। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्याकरणिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंद्र से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं
आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधीन अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। ठीक है, कुल मिला के निबंध के ऊपर सारी बात इसमें चली है। प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होता है। देखो शीर्षक हमें क्या बताना है, शीर्षक हमें एक तो छोटा होना चाहिए, दूसरा जो ओवरऑल आपका जो पैराग्राफ दिया है उसे पूरा करना चाहिए, वही हमारा शीर्षक होना चाहिए। हिंदी साहित्य की तो कोई चर्चा ही नहीं चली, गद्य की विधाएं केवल एक बार वर्णन आया, निबंध क्या है ये पूरे पैराग्राफ में निबंध पर ही चर्चा चली है, तो हमारा आंसर होना चाहिए निबंध क्या है, मतलब यही उसका शीर्षक हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? हम लोगों ने अभी पढ़ा भारतेंदु युग से ही हिंदी के, अब पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने इतनी देर में समझ लिया कि भारतेंदु युग से ही क्या हुआ। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार पीछे जाके आप फिर से पढ़ सकते हो, आपके पेपर में होगा, एक बार पढ़ सकते हो दोबारा। अगला है निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध को अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में लिया जाता है, सही बात है। निबंध के पर्याय रूप से में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, बिल्कुल सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, यह भी सही है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का गुण नहीं है, यह गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व, और देखो मैं दिखाई देता हूं आपको, सर्वप्रधान गुण और है, क्या लिखा उनमें, व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान है। गॉट इट? ये हो गया। हिंदी पढ़ा रहा हूं मैं सीधी सीधी, और 12 बजे सो गई दीदी। सो क्यों रही है? नींद आ रही है? भाई देखो तुम्हारा कभी भी है, हिंदी पढ़ा रहे हम सीधी सीधी और क्लास में सो गई। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन तो हमारा यही हो गया, ठीक है। क्या कह रही, दीदी नहीं हूं मैं? अच्छा, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, तुम लोग बताओ। केंद्रीय भाव क्या है? पूरे निबंध में चर्चा हुई, स्वाधीनता। क्या है? कोई बात नहीं, अभी आपको इसमें ऐसे दिख रहा है, जब पेपर में आपके सामने होगा ना और पेन आपके हाथ में होगा तो आप तुरंत ढूंढ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन ही आएंगे आपके में। भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कहिए या सत्य कथन है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंद्र युग से होता है, ये तो नहीं सही है। हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, ये बिल्कुल सही है। निबंध का जो प्रारंभ हुआ उसमें बताया गया है कि वो भारतेंद्र काल से ही हुआ है। देखो बेटा, ये हमने 37 क्वेश्चन करा दिए, हंसते हंसाते हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया। ऐसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, मजा आ जाएगा। हम लोग एक एक पेपर करते चलेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर आपको स्टार्ट कराएंगे। सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो फंसने की उम्मीद होगी। आपको क्या करना है, एक बार दो बार वीडियो देखना है और बड़े अच्छे से तैयार करना है और जी जान लगा देना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।